आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। लेटर ऑफ क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि ये टॉपिक इटसेल्फ फॉरेन एक्सचेंज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, डीएलसी भी कहते हैं, बेसिक होता क्या है। सो इंटरनेशनल ट्रेड में जहां पर इंपोर्टर को एक्सपोर्टर के ऊपर भरोसा नहीं, बिकॉज इंपोर्टर इज थिंकिंग कहीं ऐसा ना हो कि मैं पेमेंट कर दूं और शिपमेंट ना की जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं पेमेंट कर दूं, पार्शियल शिपमेंट की जाए, या कहीं मुझे इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स ना भेज दी जाए। मुझे इन रिस्क से निपटना है। वहीं एक्सपोर्टर के मन में डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुड्स को एक्सेप्ट ना किया जाए, कहीं ऐसा ना हो पेमेंट ना की जाए। सो दोज डाउट्स आर देयर इन द माइंड ऑफ एक्सपोर्टर। सो लेट्स टेक द केस दैट वी आर हैविंग एन इंपोर्टर। एक इंपोर्टर है हमारे पास और एक हमारे पास है एक्सपोर्टर। लेट्स एज्यूम कि इंपोर्टर है इंडिया में और एक्सपोर्टर है यूएसए में, और इन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है कि इन्होंने कितने जो पीसीज हैं, यूनिट्स हैं, वो सेल करने हैं, कितने अमाउंट में सेल करने हैं, क्या क्वालिटी रहेगी, वो सब चीजें ये आपस में डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर हैज ऑलरेडी बीन अ मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। एक मेन कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में ऑलरेडी है। बट ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो अलग होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट अलग होगी। तो अब एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कहता है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आओ, तभी हम एक्सपोर्ट को डील कर पाएंगे, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू डू सो। तो इंपोर्टर भाई साहब, यानी कि जो बन जाएंगे अब हमारे एप्लीकेंट, दैट विल बिकम एप्लीकेंट, ठीक है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करेंगे। दोज विल बी गोइंग टू अ बैंक, जो कि उनका बैंक होगा, उनकी अपनी कंट्री में बैंक होगा, जिसको हम कहते हैं इशूइंग बैंक। वी से सच बैंक टू बी द इशूइंग बैंक। अब वो इशूइंग बैंक के पास जाएंगे एंड बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दो। अब इशूइंग बैंक, जिसको हम ओपनिंग बैंक के नाम से भी जानते हैं, विल बी लुकिंग इनटू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोर। बोरोर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, एंड फर्दर उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देंगे इन द नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, जिसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। वी से द एक्सपोर्टर टू बी द बेनिफिशियरी, जिनके नाम में लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया गया है बेस्ड अपॉन द मेन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिस्कस की गई थी उसी हिसाब से है, राइट। एंड फर्दर एक लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर दिया गया है, राइट। अब क्या होता है कि इशूइंग बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करेंगे, यानी कि भेजेंगे किसके पास, एक्सपोर्टर की कंट्री में एक बैंक के पास भेजेंगे। अब वो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को रिसीव करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर, क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिशियरी को तो नहीं भेजेंगे। तो इट इज अ एडवाइजिंग बैंक इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर। कौन सा बैंक रहेगा, एडवाइजिंग बैंक रहेगा इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को रिसीव किया जाएगा। एडवाइजिंग बैंक की ड्यूटी मेन यही होती है कि इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करना होता है कि क्या ये लेटर ऑफ क्रेडिट ऑथेंटिक है, क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है। दैट इज द ओनली ड्यूटी, मेन ड्यूटी रिलेटेड टू द एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। तो एडवाइजिंग बैंक ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे और फर्दर फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज कर देंगे टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को फर्दर आपने एडवाइज कर दिया लेटर ऑफ क्रेडिट को। अब बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ चुकी है, एंड अब वो चेक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मेल खाती हैं जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके साथ, क्या सब कुछ वैसे ही है जैसे हम चाहते थे, राइट। एंड इफ एवरीथिंग इज ऑल फाइन, तो यहां पर जो एक्सपोर्टर है वो कर देगा शिपमेंट। अब आप सोचोगे पेमेंट तो मिली नहीं है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट मिलते ही क्यों इसने यहां पर शिपमेंट कर दिया, बिकॉज लेटर ऑफ क्रेडिट का मेन मकसद ही यही है। लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में जो इशूइंग बैंक होता है या जो ओपनिंग बैंक होता है वो एक अंडरटेकिंग देता है, इररिवोकेबल अंडरटेकिंग देता है कि इन केस अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जाता है बाय द बेनिफिशियरी,
तो इट विल बी द ऑब्लिगेशन ऑन द ओपनिंग बैंक सो एज टू कंपनसेट द नेगोशिएटिंग बैंक। अब आप सोचोगे ये क्या क्या बोल दिया, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म। तो शिपमेंट जब एक बार एक्सपोर्टर ने कर दी, अब एक्सपोर्टर के पास होंगे अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट, लाइक इट विल बी हैविंग द बिल ऑफ लेडिंग, जो कि एक सीवे बिल हो सकता है, बिल ऑफ लीडिंग हो सकता है, एयरवे बिल हो सकता है, यानी कि जो नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है जिनके बिहाफ पर पोर्ट से इंपोर्टर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा इंश्योरेंस होएगा, इनवॉइस होएगा। सो दीज विल बी द डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, इनवॉइस, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे किसके पास? दोज ऑल विल बी विद द एक्सपोर्टर। अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्टर नेगोशिएट करेगा विद द बैंक विच इज नॉमिनेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यानी कि हो सकता है कि एडवाइजिंग बैंक ही हो वो बैंक जिसके साथ आपने नेगोशिएट करना है, या अलग से भी एक बैंक हो सकता है जिसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करेंगे। तो जिस बैंक के साथ आप डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं, वी से सच बैंक टू बी द नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, तो वो बैंक क्या रहता है? नेगोशिएटिंग बैंक रहता है। अब इस पार्ट के ऊपर जो एक्सपोर्टर है वो सभी ये डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, इनवॉइस, इनको नेगोशिएट करता है किसके साथ? नॉमिनेटेड बैंक के साथ या नेगोशिएटिंग बैंक के साथ। और नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्टेंस के बेसिस के ऊपर या फिर डिमांड बेसिस के ऊपर नेगोशिएट करता है। सो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाएगा। क्या ड्रॉ किया जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी ड्रॉन बाय whom? इट विल बी ड्रॉन बाय द पर्सन ई, यानी कि एक्सपोर्टर के द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाएगा। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, आइदर इट कैन बी द यूसेंस बिल, या तो यूसेंस बिल हो सकता है जिसमें क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा, ठीक है, या फिर ये साइट बिल हो सकता है। साइट बिल होता है जिसमें जैसे प्रेजेंट किया, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया, तो उसके बाद जैसे ही पैसे मांगे जाएंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन के ऊपर पेमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरा टाइप होता है यूसेंस बिल जिसमें क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, एक पर्टिकुलर ड्यू डेट दी जाती है, लेट्स से 3 महीने का टाइम दे दिया, 4 महीने का टाइम दे दिया, 6 महीने का टाइम दे दिया, वो होता है यूसेंस बिल, राइट? और ये एक दो टाइप्स बन जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, यानी कि डिमांड लेटर ऑफ क्रेडिट या साइट एलसी जिसको हम कह देते हैं, या फिर यूसेंस एलसी जिसको हम कहते हैं। यूसेंस एलसी होती है जहां पर यूसेंस बिल्स को ड्रॉ किया गया है, और साइट एलसी होती है जहां पर डिमांड बिल्स को ड्रॉ किया गया है। हम यहां पर सबसे इजी वाला केस पहले कंसीडर करने वाले हैं, डिमांड एलसी का। तो लेट्स से डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए गए और ये डॉक्यूमेंट्स को किया गया नेगोशिएट। अब आफ्टर दैट, अब डॉक्यूमेंट्स सभी किसके पास आ गए? दोज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नाउ अवेलेबल विद द नेगोशिएटिंग बैंक, राइट? अब ये नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स को करेगा अच्छे से स्क्रूटिनाइज, उनको देखेगा, परखेगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, सब चीजें सही हैं। एंड इस पर्पस के लिए नेगोशिएटिंग बैंक के पास होंगे 5 बैंकिंग डेज। कितने? 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड होगा इस नेगोशिएटिंग बैंक के पास, नॉमिनेटेड बैंक के पास, सो एज टू गो फॉर द ऑल द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स कि सभी कुछ सही है कि नहीं है। एंड उसके बाद अगर प्रेजेंटेशन की जाती है बाय द एक्सपोर्टर, द पेमेंट विल बी मेड बाय द नेगोशिएटिंग बैंक टू द एक्सपोर्टर। बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि नेगोशिएटिंग बैंक थ्रू द एडवाइजिंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर फॉरवर्ड कर देता है टू द इशूइंग बैंक। नाउ द इशूइंग बैंक भी यहां पर, इशूइंग बैंक जो है यहां पर, वो भी इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? स्क्रूटिनाइज करेगा। अगेन दिस इशूइंग बैंक विल आल्सो बी हैविंग द 5 बैंकिंग डेज विद इट। ठीक है, 5 बैंकिंग डेज होंगे जिसमें इशूइंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेगा, एवरीथिंग इज ऑल फाइन, मेक श्योर कर लेगा। एंड जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद एक्सपोर्टर को पेमेंट दी जा सकती है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट किया और पेमेंट यहां पर डन हो गई किसको? एक्सपोर्टर को। जो पेमेंट है वो अब यहां पर मिल जाएगी। अब क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे वो एक कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन थी, सो इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द इशूइंग बैंक कि उन्होंने अब, क्योंकि नेगोशिएटिंग बैंक तो ऑलरेडी पैसे दे चुका है, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द इशूइंग बैंक कि अब वो कंपनसेट करेंगे किसको? नेगोशिएटिंग बैंक को। तो यहां पर जो पैसा है वो कंपनसेशन जो होगी, that is to be compensated, that is to be not compensated, actually term is not correct, we'll be using ki reimbursement will be done. So here the reimbursement will be done.
राइट? सो देयर इज अ वर्किंग रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। और उसके बाद क्या होगा कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं दोज विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट, राइट? ये डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट को दे दिए जाएंगे एंड एप्लीकेंट जो है वो पोर्ट पर जा करके अपना जो गुड्स है उनको रिसीव कर पाएगा। क्लियर? राइट? तो दैट्स ऑल अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट वर्किंग, जो मोटे मोटे तौर पर आपको मैंने बताया, दैट्स वर्किंग ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। दोबारा से आपको एक बार बता देता हूं। सो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में होगा एक मेन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इंपोर्टर जाएगा किसके पास? इंपोर्टर विल बी गोइंग टू द इशूइंग बैंक सो एज टू ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के लिए इशूइंग बैंक क्रेडिट वर्दिनेस को करेगा चेक, और लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि एक्सपोर्टर के नाम में। लेटर ऑफ क्रेडिट को दिया जाएगा एडवाइजिंग बैंक के पास इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर। इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर्स टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करने के बाद कर देगा शिपमेंट। एंड एक चीज और, अब यहां पर एक्सपोर्टर के पास होंगे, after the shipment the documents are to be presented to the negotiating bank within a time period of 21 days, 21 दिन के अंदर अंदर, और before the expiry of the letter of credit जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा टू द नेगोशिएटिंग बैंक। अब नेगोशिएटिंग बैंक will be will be having the documents that will be scrutinizing the document। 5 banking days होंगे, scrutinize करेगा। further through the advising bank will be forwarding the documents to the इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के पास भी यहाँ पर 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड होगा सो एज टू स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट्स। एंड इफ एवरीथिंग इज ऑल फाइन द डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रेजेंटेड बाय द एक्सपोर्टर to the negotiating bank and the payment will be made by the negotiating bank to the exporter, and thereafter the reimbursement will be made by the issuing bank to the negotiating bank, right? तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है जिसमें सभी पार्टीज डील होती हैं। देयर आर द डिफरेंट पार्टीज वी हैव डेल्ट विद, राइट? सो दैट्स अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में एक्सप्रेसिवली रूल्स एक मेंशन होते हैं, दोज आर सेड टू बी यूसीपी 600, जिनको हम यूसीपीडीसी 600 भी बोल देते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बोल देते हैं। एंड ये रूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रीवियस वर्जन यूसीपी 500 था, लेकिन अब जो वर्जन चल रहा है दैट इज यूसीपी 600 वर्जन, that is UCP 600 version. And further, these articles, there are total 39 articles. Total 39 articles हैं, but we'll be discussing the important ones only. जो important articles हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ because those are very much important from the exam point of view. तो सबसे पहली चीज क्या है कि यूसीपी 600 वर्जन चल रहा है जिसको यूसीपीडीसी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म के ऊपर ही क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। एंड ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड मेक श्योर टू नोट डाउन, मेक श्योर टू नोट डाउन कि ये जो 39 आर्टिकल्स हैं ये तभी एप्लीकेबल होंगे अगर एक्सप्रेसिवली इट इज मेंशन्ड ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट कि यूसीपी रूल्स आर एप्लीकेबल। अदरवाइज यूसीपी रूल्स वॉन्ट बी एप्लीकेबल। अगर मेंशन नहीं है फिर यूसीपी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, देन दोज वॉन्ट बी एप्लीकेबल। क्लियर विद इट? क्लियर है चीज? तो आर्टिकल नंबर 5 जो है, आर्टिकल नंबर 5 वो क्या कहता है कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स आर गोइंग टू डील विद द डॉक्यूमेंट्स ओनली एंड नॉट विद द आर्टिकल्स। क्या आप आर्टिकल्स के साथ, यानी कि जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनके साथ नहीं डील करते, यू डील विद द goods only, we deal with the documents only। एंड आर्टिकल नंबर 14 करता है कि स्टैंडर्ड टाइम जो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स दैट इज 5 बैंकिंग डेज। किसके पास अवेलेबल है? नॉमिनेटेड बैंक के पास भी। एंड फर्दर जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो हो गया, एंड इशूइंग बैंक जो ओपनिंग बैंक है वो हो गया, उनके पास 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड रहता है so as to scrutinize the documents, so as to inspect the documents, so as to examine the documents। आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 ही कहता है that the presentation or the presentation of the documents must be made in how many days? मैंने आपको बताया था अभी, that is to be done in 21 calendar days, 21 calendar days or before the
एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट विच सो एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करना होता है, that is to be presented. And again, article number, after that it's a article number 28 which is very much important. So अगर मान लो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में इंडिकेटेड ही नहीं है, इफ इट इज नॉट इंडिकेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट स्पेसिफिकली कि इंश्योरेंस कवरेज कितना है, इंडिकेटेड नहीं है, तो जो इंश्योरेंस होगी डेट विल बी 110% ऑफ द CAF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू का 110% जो होगा वो इंश्योरेंस की जाएगी। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट की करेंसी में होनी चाहिए until or unless specifically specified। तो जिस करेंसी में लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेट्स से लेटर ऑफ क्रेडिट यूएसडी का है, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो भी यूएसडी का होगा। एंड इन केस इफ द वर्ड्स लाइक अबाउट अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द अमाउंट, तो जो टॉलरेंस एप्लीकेबल होगा डेट विल बी +-10%। लेट्स से इफ इट इज मेंशन्ड लाइक the LC amount is about 1.5 करोड़, और इनवॉइस जो आपने इनवॉइस ड्रॉ करी है, ठीक है, या फिर आपने जो बिल्स ड्रॉ करे हैं, दोज आर अमाउंटिंग 1.55 करोड़, दोज आर अमाउंटिंग 1.55 करोड़। सो दैट मीन्स व्हाट, कि क्या वो गलत है चीज, क्योंकि आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट में तो 1.5 करोड़ मेंशन्ड है? नो, व्हाई नॉट? बिकॉज ये वर्ड साथ में मेंशन्ड है, अबाउट मेंशन्ड है या अप्रोक्सीमेटली मेंशन्ड है, तो उसके केस में +-10% का मार्जिन एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एलसी है वो 1.65 करोड़ तक जा सकता है। 10% ऑफ 1.5 करोड़ इज 15 लाख, तो 15 लाख प्लस माइनस हो सकता है वो, ठीक है। एंड अगर यूनिट्स के केस में आपको यूनिट्स का नंबर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, राइट, क्वांटिटी मेंशन नहीं है, तो उसके केस में भी टॉलरेंस +-5% का एप्लीकेबल रहता है, दैट विल बी अलाउड। एंड आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36 वो किससे डील करता है? दैट डील्स विद द फोर्स मैज्योर, यानी कि अगर किसी भी ऐसी चीज की वजह से जो कि बैंक के कंट्रोल में नहीं है, अगर कोई डिले होता है, तो उसमें बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। द बैंक विल बी हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स से कोई राइट्स हो गए, ठीक है, कोई वॉर कंडीशन हो गई, एक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया, कुछ भी हो गया जहां पर बैंक का कंट्रोल नहीं है लेकिन उसकी वजह से डिले हो गया, तो वहां पर बैंक की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। द बैंक विल बी फ्री फ्रॉम द इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक विल बी free from the responsibility। And other than that, we are having the article number 3 which is very much important but not mentioned here, right? आर्टिकल नंबर 3 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइक अगर आपको ये कहा जाए that the letter of credit expires on or about let's say 1st of March, तो इसका मतलब क्या होएगा कि आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट कब एक्सपायरी हो रही है? 1st of March को? नो, उसमें 5 कैलेंडर डेज ऐड कर दिए जाएंगे, दैट विल बी द एक्सपायरी डेट, ठीक है। अगर लिखा गया है ऑन और अबाउट सम पर्टिकुलर डेट, तो उसमें 5 कैलेंडर डेज को ऐड किया जाएगा। क्लियर विद इट, राइट? तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 5 डील करता है कि बैंक्स डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं, नॉट विद द गुड्स और सर्विसेज। आर्टिकल 14 सेज कि आपके पास 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड है, एंड फर्दर सेज 21 डेज का टाइम पीरियड है फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पसेस और बिफोर द लेटर ऑफ एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। आर्टिकल 28 सेज कि अगर स्पेसिफिकली आपको मेंशन नहीं है कि इंश्योरेंस का अमाउंट मेंशन नहीं है, तो इट विल बी 110% ऑफ द CAF वैल्यू। एंड फर्दर अगर अबाउट मेंशन्ड है तो +-10% का रहेगा इन अकॉर्डिंग्स विद द प्राइस, और अगर यूनिट से रिलेटेड है तो +-5% का रहेगा आपके पास, टॉलरेंस रहेगा। एंड आर्टिकल नंबर 36 डील्स विद द फोर्स मैज्योर, आर्टिकल 36 डील्स विद द फोर्स मैज्योर, राइट? एंड देन इट्स रिलेटेड टू विद और विदाउट रिकोर्स LCs। तो विद रिकोर्स कौन सी एलसी होती है? विद रिकोर्स एलसी होती है कि इन केस अगर पेमेंट कर दी गई एक्सपोर्टर को, इन केस इफ द पेमेंट इज मेड टू द एक्सपोर्टर, नेगोशिएशन करने के दौरान पेमेंट कर दी गई है, एंड लेट्स से उसके बाद कोई कमी पेशी मिल जाती है, तो आप पेमेंट को वापस ले सकते हो फ्रॉम द एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी से पेमेंट वापस ले सकते हो, दैट इज विद रिकोर्स। और अगर विदाउट रिकोर्स है, तो अगर एक बार पेमेंट कर दी गई है,
फिर आप वापस नहीं ले सकते पैसे, फिर आप पैसे वापस नहीं ले सकते हो, राइट? एंड देन इट सेज फर्स्ट हाफ कौन सा होता है? फर्स्ट हाफ द मंथ इज 1 to 10, सेकेंड हाफ इज, फर्स्ट हाफ क्या रहेगा? डेट विल बी 1 to 15, सॉरी नॉट 1 to 10, इट इज 1 to 15th डे, एंड जो सेकेंड हाफ रहेगा डेट विल बी फ्रॉम 16th to the end of the month and all the days inclusive. Beginning of the month means 1 to 10th, middle of the month means 11 to 20th, and end of the month means 21st to end of the and last day of the month, all days inclusive, right? एंड अगर ब्रांचेस हैं बैंक की डिफरेंट कंट्रीज में, डेट विल बी कंसीडर्ड टू बी सेपरेट बैंक्स, उनको सेपरेट बैंक कंसीडर किया जाएगा. एंड नॉमिनेटेड बैंक एंड द इशूइंग बैंक बोथ विल बी हैविंग मैक्सिमम ऑफ 5 बैंकिंग डेज. दोनों के पास होते हैं कितने? 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड होता है. So as to scrutinize the documents, so as to examine the documents and not more than that. और beneficiaries को documents को present करना होता है maximum within the period of 21 days. Article 14 is applicable, right? So already discussed now. सब चीजें क्लियर हो गई हैं. यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? Do let me know at the earliest. Are you able to understand the particular part? देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज टीडियस, बट अगर आप स्पेसिफिकली अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, और आप टर्म्स को रिटेन करने की कोशिश करते हो, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल सो एज टू रिटेन इट. देन इट्स रिलेटेड टू द इंको टर्म्स. अब इंको टर्म्स कौन बनाता है? इंको टर्म्स आर गिवन बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट? दीज आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड देयर आर टोटल हाउ मेनी इंको टर्म्स? देयर आर टोटल 11 इंको टर्म्स. अलग अलग इंको टर्म्स है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट वाली इंको टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द फ्री ऑन बोर्ड. फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि सेलर ने जब एक बार गुड्स को वेसल के ऊपर यानी कि शिप के ऊपर लोड कर दिया ना, तो उसके बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी. रिस्क जो ट्रांसफर हो जाएगा वो बायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड फर्दर जो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट का खर्चा है वो बायर उठाता है. दैट्स बेसिकली बोर्न बाय द बायर. सेलर की ड्यूटी होती है सिर्फ और सिर्फ शिप को लोड कर दिया वेसल के ऊपर, उसकी ड्यूटी खत्म. फिर सीएफआर यानी कि कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर जो पर्टिकुलर गुड्स है उनको डिलीवर कर दिया जाएगा, एंड वो कॉस्ट एंड फ्रेट का जो खर्चा होगा वो भी सेलर के द्वारा उठाया जाएगा. वहां तक लेकर आने का खर्चा भी सेलर उठाएगा. दैट इज कॉस्ट एंड फ्रेट. एंड अगर हम बात करें सीएएफ के बारे में, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीएफआर एंड सीआईएफ इज कि इंश्योरेंस का खर्चा भी सेलर के द्वारा उठाया जाएगा. सेलर डिलीवर द गुड्स, राइट, जो कि इंश्योर्ड भी रहेंगी, और साथ ही साथ वो फ्रेट का खर्चा भी पे करेगा. अब अगर इंश्योरेंस नहीं मेंशन होती तो ये सीआईएफ वैल्यू ही थी जिसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती थी. 110% ऑफ द सीआईएफ वैल्यू. फर्दर इट्स रिलेटेड टू सी एंड आई, दैट इज कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, जहां पर कॉस्ट एंड इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली पे की जाएगी बाय द सेलर. यानी कि एक नेम्ड प्लेस तक आप लेकर आएंगे गुड्स को बीइंग अ सेलर, और इंश्योरेंस भी आप ही करवाएंगे, राइट? Now let's have a look at the main parties to the letter of credit. तो I told you about it already, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो इट बेटर. तो सबसे पहले जो पार्टी, दैट्स द इंपोर्टर और एप्लीकेंट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए करते हैं अप्लाई. जिन्होंने गुड्स को करना है इंपोर्ट, राइट, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को अप्लाई करेंगे. दैट्स द इंपोर्टर और एप्लीकेंट. ओपनिंग बैंक कौन सा होता है? तो बैंक विच ओपन्स द लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं, दैट्स द ओपनिंग बैंक. और ओपनिंग बैंक एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है कि इन केस इफ द कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन इज देयर, अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होती है तो उस सिनेरियो में पेमेंट ऑब्लिगेशन को डील किया जाएगा. यानी कि नेगोशिएटिंग बैंक को कंपनसेट करने का काम किसका होगा? ओपनिंग बैंक का होगा, जिसको हम इशूइंग बैंक के नाम से भी जानते हैं. वी आल्सो से सच बैंक टू बी द इशूइंग बैंक. इशूइंग बैंक के नाम से भी जानते हैं. Then the third one, it's related to exporter और beneficiary. अब जिसके नाम में लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया गया, that's the exporter और the beneficiary. एंड बेनिफिशियरी को बेसिकली क्या होता है कि एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है, एंड फॉर द शिपमेंट के बाद, नॉट आफ्टर द एक्सेप्टेंस बट आफ्टर द शिपमेंट, विद इन 21 days आपको कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है. प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की विद इन 21 days और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज टू बी डन, राइट? फिर बात आती है एडवाइजिंग बैंक की, जिसने ऑथेंटिसिटी को चेक करना होता है. लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट वैलिड है भी या नहीं है, और साथ के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करना होता है टू द बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी तक पहुंचानी भी तो है. अब इस पर्टिकुलर
जो टर्म है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, सो फार वी हैव नॉट रेड अबाउट इट, दैट्स अ कंफर्मिंग बैंक, दैट्स अ कंफर्मिंग बैंक। अब लेट्स टेक द केस कि जो इशूइंग बैंक है वो इंटरनेशनल रेप्यूट का नहीं है, अब उसके बारे में बेनिफिशियरी ने सुना ही नहीं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट कोई ऐसा बैंक ओपन करे जिसके बारे में सुना ही नहीं बेनिफिशियरी ने, तो बेनिफिशियरी विल बी इन डाउट कि कल को मेरा पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, राइट। एंड बेनिफिशियरी कहता है कि नहीं, मैं एक कंफर्मेशन, एक एडिशनल गारंटी काइंड ऑफ थिंग ऐड करना चाहता हूं फ्रॉम द रेप्यूटेड बैंक इन माय कंट्री, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस की गई बाय द ओपनिंग बैंक, ठीक है, तो एडवाइजिंग बैंक के पास आ गई। एडवाइजिंग बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेशन को चेक करने के बाद फॉरवर्ड कर देगा टू द कंफर्मिंग बैंक, टू द कंफर्मिंग बैंक, जहां पर कंफर्मिंग बैंक अपनी कंफर्मेशन ऐड करेगा कि इनकेस अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन की जाती है, इन एडिशन टू द ओपनिंग बैंक का कंफर्मेशन विल बी एडिड कि अगर कोई कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन की जाती है बाय द बेनिफिशियरी, सो इट विल बी माय ऑब्लिगेशन सो एज टू पे ऑफ द नेगोशिएटिंग बैंक, राइट। सो एक एडिशनल कंपन यहां पर जो एक कंफर्मेशन है वो ऐड कर देगी, एंड देयर आफ्टर जो प्रोसेस रहेगा दैट्स ऑल सेम, ठीक है। तो जो बैंक को ऑथराइज किया गया, द बैंक विच इज ऑथराइज बाय द इशूइंग बैंक टू कंफर्म द लेटर ऑफ क्रेडिट कि भाई अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं पेमेंट करने के लिए बैठा हूं ना, ठीक है, अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन हो गई तो, राइट, तो वो कंफर्मेशन बैंक होता है, कंफर्मिंग बैंक होता है। देन इट इज अ नेगोशिएटिंग बैंक, जो स्पेसिफिकली नाम मेंशन्ड है, नेगोशिएशन के लिए जो नेगोशिएट करेगा डॉक्यूमेंट्स को, दैट्स अ नेगोशिएटिंग बैंक, या फिर इसको नॉमिनेटेड बैंक भी कहते हैं। अच्छा, एक और बैंक होता है, दैट्स अ रीइंबर्समेंट, दैट्स रीइंबर्सिंग बैंक, वो बैंक होता है रीइंबर्सिंग बैंक होता है। नाउ व्हाट इज रीइंबर्सिंग बैंक, बहुत, वो बैंक है स्पेसिफिकली जिसको अपॉइंट किया है इशूइंग बैंक ने, ओपनिंग बैंक ने अपॉइंट किया है किसको, रीइंबर्समेंट बैंक ने बैंक को अपॉइंट किया है, एंड देयर इज अ सेपरेट अग्रीमेंट बिटवीन द इशूइंग बैंक एंड द रीइंबर्समेंट बैंक। तो इसने ऑलरेडी एक अग्रीमेंट कर लिया है किसके साथ, रीइंबर्सिंग बैंक के साथ, कि अगर ये कंडीशन मीटअप हो जाती है देन यू विल बी रीइंबर्सिंग द नेगोशिएटिंग बैंक, आप नेगोशिएटिंग बैंक को रीइंबर्स कर देना विदाउट एनी कंफर्मेशन फ्रॉम मी, यानी कि फिर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, ओपनिंग बैंक कहता है, फिर आप पैसे दे देना बस उसको, ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक को पैसे पे कर देना, दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट्स द रीइंबर्सिंग बैंक, ठीक है। तो ये सभी पार्टीज होती हैं इन केस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन कौन सी पार्टीज हैं, एप्लीकेंट है, ओपनिंग बैंक जिसको इशूइंग बैंक कहते हैं, वी आर हैविंग द एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, बेनिफिशियरी, nominated bank or negotiating bank, and reimbursing bank, right? So these are the different parties in case of the letter of credit, letter of credit के केस में ये सभी different parties हैं जो present होती हैं, ठीक है जी। then letter of credit की types कौन कौन सी हैं, what are the different types of the letter of credit? The first one, it's related to the documentary acceptance, DA, DA। अब DA कौन सी होगी, documentary acceptance, जिसको हम यूसेन्स एलसी भी कहते हैं। अब जहां पर यूसेन्स बिल ड्रॉ किए गए हैं फॉर द नेगोशिएशन पर्पसेस, यूसेन्स बिल यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउ करती है एक क्रेडिट पीरियड, एक क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है, उसे हम यूसेन्स एलसी कहते हैं। और जिसके केस में डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन के ऊपर पेमेंट की जाएगी, यानी कि साइट बिल ड्रॉ किए गए हैं, साइट बिल या फिर वी कैन से डिमांड बिल ड्रॉ किए गए हैं, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए गए हैं, दैट इज सेड टू बी द डीपीएलसी। तो डीएएलसीज जहां पर यूसेन्स बिल्स ड्रॉ किए जाते हैं, और डीपीएलसीज व्हाट, जहां पर डिमांड बिल ड्रॉ किए जाते हैं। And then we are having the revocable LC. Revocable LCs are no longer existing as per the UCP 600, क्योंकि UCP 600 के तहत जो रिवोकेबल एलसी है उनको खत्म कर दिया गया है, those have been dispensed of, राइट। वैसी एक एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे अमेंड किया जा सके, जिसे कैंसिल किया जा सके बाय द इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट और प्रायर नोटिस टू द बेनिफिशियरी, उसको हम कहते हैं रिवोकेबल एलसी, बट दैट्स नाउ नॉट एग्जिस्टिंग। एंड वो एलसी जिसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है, बेनिफिशियरी का कंसेंट मैंडेटरी है, तो दैट्स बेसिकली सेड टू बी व्हाट, उसको हम इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इन जनरल अगर आपने मेंशन कर दिया ना यूसीपी 600 रूल्स एप्लीकेबल हैं, तो एलसी वुड बी इररिवोकेबल एलसी। फिर एक एलसी है इररिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी, इररिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी एक ऐसी एलसी जो कि इररिवोकेबल है लेकिन कंफर्मेशन दूसरा एक बैंक भी ऐड करेगा, कंफर्मिंग बैंक भी अपनी कंफर्मेशन ऐड करेगा
that is a irrevocable confirmed LC. Further, with or without recourse LC. अब विद रिकोर्स एलसी मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर बिल्स को ड्रॉ किया गया एंड फर्दर कल को लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई दिक्कत आ जाती है और पेमेंट ऑलरेडी कर दी गई है एक्सपोर्टर को, तो आप एक्सपोर्टर से पैसे वापस ले सकते हो क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बनी पड़ी है अभी, वो विद रिकोर्स है, ठीक है। और जहां पर एक्सपोर्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी वंस आफ्टर द पेमेंट एक्सपोर्टर इज फ्री फ्रॉम इट्स ऑब्लिगेशंस, उसको विदाउट रिकोर्स एलसी कहते हैं। डू नॉट कंफ्यूज इट विद रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल वाला जो पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू कैंसिलेशन, लेकिन विद रिकोर्स वाला पार्ट है ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपोर्टर। देन इट इज ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी होती है जहां पर जो एलसी इशू की गई है एक्सपोर्टर के नाम में, बेनिफिशियरी के नाम में, उस एलसी के बेस के ऊपर एक्सपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है एंड पार्ट ऑफ इट ट्रांसफर कर देता है। लेट्स से 2 करोड़ की एलसी मिली थी एक्सपोर्टर के नाम में, एक्सपोर्टर इस एलसी को ले गया अपने बैंक के पास एंड इसके बेस के ऊपर, इस एलसी की बेस के ऊपर, सिक्योरिटी के बेस के ऊपर पार्ट ऑफ इट को ट्रांसफर कर दिया। लेट्स से 1 करोड़ पे भेज दिया अपने इंपोर्टर को जिससे इसने सामान इंपोर्ट करना था। अब वो पार्शियल ट्रांसफरेबिलिटी भी हो सकती है, वो कंप्लीट ट्रांसफरेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन जो ट्रांसफर होगा अमाउंट वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस। यानी कि एक ऐसी एलसी जिसमें स्पेसिफिक क्लोज होगी ट्रांसफरेबिलिटी की, तो बेनिफिशियरी को बेसिकली रिक्वेस्ट एक यहां पर बेनिफिट मिल जाता है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है बैंक को कि उसको क्रेडिट दे दिया जाए बेस्ड ऑन दिस लेटर ऑफ क्रेडिट एंड उस बैलेंस को वो ट्रांसफर कर सकता है। दैट कुड बी अ पार्शियल बैलेंस और दैट कुड बी अ कंप्लीट बैलेंस, लेकिन ट्रांसफर जो बैलेंस होगा वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है। देन इट इज अ रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है कि रेड इंक के साथ एक नोट दिया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। दैट नोट इज बेसिकली फॉर द एडवाइजिंग बैंक, और एडवाइजिंग बैंक के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी, कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी, लेकिन एक एडवाइस दी जाएगी लेटर ऑफ क्रेडिट को दैट इफ यू वांट टू गिव अ प्री शिपमेंट क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर, कि यहां पर ओपनिंग बैंक कहता है किसको, एडवाइजिंग बैंक को, अगर आप एक प्री शिपमेंट क्रेडिट देना चाहते हो, प्री शिपमेंट का मतलब होता है जिस दिन से ऑर्डर मिला है एक्सपोर्टर को टिल द डेट आप शिपमेंट नहीं कर देते, तो जो फाइनेंस दिया जाता है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं, राइट। तो ओपनिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को कहता है कि अगर आपने प्री शिपमेंट फाइनेंस देना है, ठीक है, प्री शिपमेंट फाइनेंस अगर आपने देना है टू द एक्सपोर्टर तो आप वो दे सकते हो, लेकिन दिस एडवांस विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। अब कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी लेकिन उस केस में, तो दैट्स वाई, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए कहा गया है बाय द ओपनिंग बैंक टू द एडवाइजिंग बैंक, दैट्स वाई इट्स बेसिकली अ वार्निंग इंक, दैट्स रेड इंक इज बेसिकली यूज्ड, अ क्वेश्चन इज यूज्ड, इसीलिए इसको रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। एंड इसी तरह से होती है ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट में भी ऐसा ही नोट लिखा जाता है कि आप, ओपनिंग बैंक कहता है एडवाइजिंग बैंक को कि अगर आप एक लोन देना चाहते हो बेनिफिशियरी को, तो डेफिनेटली आप एक प्री शिपमेंट फाइनेंस दे सकते हो टू द बेनिफिशियरी, लेकिन वेयर हाउसिंग पर्पजेस के लिए। किस पर्पज के लिए? फॉर वेयर हाउस फैसिलिटी, फॉर द स्टोरेज फैसिलिटी आप लोन दे सकते हो। अब जब वेयर हाउस फैसिलिटी होगी तो ऑलरेडी गुड्स है वहां पे, और वेयर हाउस रिसीट को प्लेज किया जा सकता है, राइट, सिंबॉलिक आप प्लेज कर सकते हो, सो डेफिनेटली अ सिक्योरिटी विल बी अवेलेबल, दैट्स व्हाई जो लोन होगा ये एक सिक्योर्ड लोन होगा। इफ द लोन इज गिवन, मैंडेटरी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर लोन होगा तो वो सिक्योर्ड होगा इन केस ऑफ द ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। बट रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर लोन दिया जाता है तो दैट विल बी अ अनसिक्योर्ड लोन, तो वो एक अनसिक्योर्ड लोन होगा। क्लियर विद इट? सो दैट इज ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड व्हाट अबाउट द बैक टू बैक एलसी? बैक टू बैक एलसी क्या होती है? व्हाट इज बैक टू बैक एलसी? एक एलसी के बदले में जब दूसरी एलसी को इनिशिएट कर दिया जाए, यानी कि एक थी इनवर्ट एलसी, इनवर्ट एलसी, इनवर्ट एलसी का मतलब क्या है? वो एलसी जो रिसीव हुई है बेनिफिशियरी को, अब इस एलसी को ले गया बेनिफिशियरी अपने बैंक के पास, अब इस एलसी की सिक्योरिटी के बेस पर एक आउटवर्ड एलसी को इशू कर दिया गया इन द नेम ऑफ द इंपोर्टर जहां से बेनिफिशियरी ने सामान मंगवाया है, दैट इज सेड टू बी बैक टू बैक एलसी, उसको बैक टू बैक एलसी कहते हैं, एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट से टोटली डिफरेंट है। देन इट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक गारंटी के सब्सटीट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर कोई एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं होती है, देयर इज नो एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन, कोई भी
एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन इस केस में नहीं होती है, राइट। एंड स्पेसिफिकली आप बेसिकली एक बैंक गारंटी के सब्स्टिट्यूट की तरह इसको इस्तेमाल करते हो, देन इट इज रिवॉल्विंग एलसी। जैसे एक सीसी लिमिट सैंक्शन की जाती है ना, वैसे ही रिवॉल्विंग एलसी ओपन कर दी जाती है, जहां पर एक लिमिट प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड यू कैन बी ओपनिंग मल्टीपल टाइम्स without issuing the LC again and again. The limit will be restored itself after that. And restricted LC वो होती रहती है जहां पर नॉमिनेशन को यानी कि नेगोशिएशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है टू सम स्पेसिफिक बैंक, where the nomination or negotiation is restricted to some specific bank, that is restricted LC. उसको restricted LC कहा जाता है. We see that to be the restricted LC. Clear with it? That will be all about today video. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा. अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app. एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT. So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.